नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता में हूं और आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव हो चुका है। आज कुछ सीटों पर दोबारा वोटिंग चल रही है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वोटिंग के बाद भी सियासी पारा हाई है, क्योंकि मां, माटी और मानुष वाला जो चुनाव हमेशा हुआ करता था वो इस बार चुनाव आयोग ईवीएम और स्ट्रांग रूम के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी चर्चा में है। और सीधे सीधे ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कहा है कि स्ट्रांग रूम के बाहर उनको निगरानी करनी है। जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती, निगरानी उन्हें छोड़नी नहीं है। दूसरी तरफ जिस स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी गुरुवार की रात को पहुंची थी, 4 घंटे बैठी थी, वहीं शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से चाहे वो अपना काम करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो राज्य के कर्मचारी हैं उनकी भी मुस्तैदी तैनाती वहां पर होनी चाहिए। तो अभी वोटिंग के बाद बंगाल में सियासी पारा गर्म है। अभी भी हो हंगामे की 2 दिन तक जो तस्वीर आ रही थी वो चरम पर है। अभी भी विश्वास और अविश्वास का खेल चल रहा है। खेला इस बार कैसे हो रहा है, आज आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में और कोलकाता में सियासी पारा कैसे हाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को क्या बड़ा झटका लग गया है और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी जो अविश्वास का पूरा एक माहौल बनाया जा रहा था, टीएमसी को उस पर उल्टी टीएमसी के लिए वो उल्टा पड़ गया है। आज इसी पर बात करेंगे, ब्रह्मास्त्र में इसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे नतीजों की तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल का सियासी पारा आसमान चीर रहा है। वोटिंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन असली जंग अब स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और काउंटिंग टेबल के वर्चस्व पर शिफ्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता की सड़कों तक वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच टीएमसी को सबसे बड़ा झटका देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से लगा है। दरअसल काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट के तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। टीएमसी का तर्क था कि यह नियमों के विरुद्ध है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि निष्पक्षता के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों ही अधिकारियों की नियुक्ति का विकल्प खुला है। अभी तक जो है वो आप चुनाव के मैदान में रणबांकुरी कर रहे थे, अब आप रणछोड़ बहादुरी के रिहर्सल में लगे हुए हैं और उसके लिए भूमिका बना रहे हैं। आप जो है वो पूरे बंगाल को, देश को ये बताना चाहते हैं कि जनता ने हमें नहीं हराया है, बल्कि चुनाव आयोग ने हमें हरा दिया, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने हमें हरा दिया, स्ट्रांग रूम ने हमें हरा दिया, हमें सरकारी मशीनरी ने हरा दिया। ये शुद्ध रूप से भूमिका है और ये जो है एक्सपेरिमेंट कोई नया नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में एग्जैक्ट यही पिटी पटकथा पर जो है वो पराक्रम चल रहा था। टीएमसी की ओर से दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला था, लेकिन उनकी तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। यानी अब काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय कर्मचारी तैनात रहेंगे। हालांकि संतुलन बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वहां राज्य का एक कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेगा। चुनाव परिणाम से पहले बंगाल में अविश्वास और आशंका का माहौल है। मतगणना से पहले टीएमसी का जोर सड़क से स्ट्रांग रूम तक दबाव बनाने पर है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है। गुरुवार की रात करीब 4 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद दीदी ने कार्यकर्ताओं को नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला मंत्र देते हुए अलर्ट रहने का फरमान सुनाया है। ममता के निर्देश के मुताबिक कार्यकर्ता 24 घंटे स्ट्रांग रूम पर कड़ी नजर रखें। ईवीएम की सुरक्षा में रत्ती भर भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं। सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा घेरे की निरंतर निगरानी करें। परिणाम आने तक सतर्कता में कोई कमी न रहे। एक तरफ ममता का पहरा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की चुनौती। बीती रात खुदिराम में स्ट्रांग रूम का मुआयना करने के बाद शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर पॉलिटिकल ड्रामा करने का आरोप लगाया
और दावा किया कि इस बार बंगाल की मिट्टी पर कमल खिलना तय है। ये ड्रामाबाजी है, इसमें कुछ इसका कोई जमीनी हकीकत नहीं है और उसका कोई जरूरत भी नहीं है। ये मीडिया में तो खींच मेरी फोटो इसलिए कर रहा है, कुछ कर देगा तो ये टीएमसी तो हारने वाला है, इसका सत्ता जा रहा है, इसको पॉलिटिक्स को तो ये लोग प्रोफेशन बना दिया ना। अब दूसरा प्रत्याशी दूसरा पार्टी को हार जीत हो सकता है, कोई जीत सकता है कोई हार सकता है, इसमें कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। तो टीएमसी का चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, घर बार बने चला जाएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, रुपया है, सब चला जाएगा, दादागिरी खत्म हो जाएगा। ये हताशा निराशा के चरम स्थिति पे पहुंच गए ममता बनर्जी। जो बोल देती थी 294 सीट में मैं लड़ रहा हूं और ठाठ से जीतती थी, आज गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। चुनाव के दिन सुबह से निकल करके जाके फुटपाथ में खड़ा होना पड़ रहा है। उसके बाद भी अब स्ट्रांग रूम में जाके स्ट्रीट ड्रामा करना, केवल अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि कम से कम काउंटिंग तो हॉल में जाएं, नहीं तो निकलने वाले नहीं, ये स्थिति है। और एग्जिट पोल और लोगों का जो वोटिंग करने का ट्रेंड रहा ना, उससे साफ पता चल गया कि उनका जाने का समय है। आज कोलकाता में सुपर सैटरडे है, बैठकों का दौर जारी है। शाम 4 बजे ममता और अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी के तमाम काउंटिंग एजेंटों को जीत का सीक्रेट फॉर्मूला और काउंटिंग डे की रणनीति समझाएंगे। जवाब में बीजेपी ने भी अपने सांसदों और विधायकों को अलर्ट मोड पर रखा है। दोनों ही दल मतगणना के दिन एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने को तैयार हैं। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती की नीति अपनाई है। पुलिस कमिश्नर ने 7 अति संवेदनशील इलाकों में धारा 163 लागू कर दी है। स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के जमावड़े, रैलियां या धरने पर नो टॉलरेंस की नीति है। चप्पे चप्पे पर पहरा है ताकि ईवीएम की सुरक्षा अभेद रहे। बंगाल के इस रण में ममता बनर्जी के पुराने सियासी दांव इस बार बेअसर साबित हो रहे हैं। अदालती मोर्चे पर नाकामी और प्रशासन की सख्ती ने टीएमसी की धरना पॉलिटिक्स की धार कुंद कर दी है। ऐसे में सबकी नजरें आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक पर है। देखना दिलचस्प होगा कि दीदी अपने सिपह सालारों को काउंटिंग डे के लिए क्या नया फरमान सुनाती है और क्या ये दांव उन्हें सत्ता की कुर्सी तक दोबारा पहुंचा पाएगा। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार फर्जी वोटिंग नहीं हो पाई है, या फिर बूथ में जिस तरीके से घालमेल कर लिया जाता था, खेला कर लिया जाता था, वो भी नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी को, टीएमसी को इस बात का डर सता रहा है, इस बार सत्ता उनकी जाने वाली है। और ये जो बौखलाहट दिखाई दे रही है ये उसी की है। और ये स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग डे तक को लेकर जो ममता बनर्जी अपने सहयोगी कार्यकर्ता नेताओं को जो संदेश दे रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्या टीएमसी ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि इस बार चुनाव हाथ से निकल गया है, क्योंकि सब कुछ हो गया है, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, उसके बाद वोटिंग हो गई 2 चरणों की, अब बारी है 4 तारीख की जब नतीजे आने। ऐसे में इतनी बौखलाहट क्यों और इतनी पहरेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जो बात हुई टीएमसी की तरफ से, वो क्यों किया गया? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर निखिल, बीजेपी के प्रवक्ता, सुप्रिया सत्यम, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगी थोड़ी देर में। डॉक्टर मोहम्मद आमिन, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ईसीआई इलेक्शन कमीशन के, संजय सरकार टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं, और निखिल जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। संजय जी, इतनी बौखलाहट, इतनी परेशानी, इतनी चिंता, इतना शिकन, जब 4 तारीख को नतीजे आने हैं तो पता चल ही जाएगा। अभी से आप लोग ऐसे घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हाथ से सब कुछ निकल गया है। नहीं, शायद ये सब आपको लग रहा है, हम लोग को कहीं नहीं लग रहा है। तो हम लोग तो मतलब ये क्या लोकतंत्र जो डकैती हो रहा है, डकैती को रोकने की कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं, उसको हर तरह से नाकाम कर देंगे। मैं एक तस्वीर दिखाएंगे जो किस तरह से मैं आपको स्ट्रांग रूम के ऊपर में जा रहा है। देखिए एक बंदे किस तरह से जा रहे हैं। ये तस्वीर न्यूज 18 वाला जो है वो लोग दिए हैं इसको, ठीक है, न्यूज 18 वाला ये दिखा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता है कि किस तरह से ऊपर तरफ जा रहा है, स्ट्रांग रूम के अंदर घुसेंगे तो ये भी तो वो सबने देखा। और उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है। आपने सुना नहीं, आपने देखा नहीं, मुझे लगता है। नहीं, आपको हम जो दिखा रहे हैं वो देखे नहीं है। जो मतलब ये क्या स्ट्रांग रूम में किस तरफ से
वो मतलब ऑल करप्शन। मैंने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब भी दे दिया है। क्या जवाब दिया है? कौन गया वहां पर? कौन पहुंच रहा था? इस तरफ का चोर जैसे वहां पर, डकाइत जैसे वहां पर कौन घुस रहा था? क्या बोला इलेक्शन को? क्या बोला आप बताइए? चुनाव आयोग का इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि वो जो लोग बैठे हुए हैं वो कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि इलेक्शन कमीशन सही तरीके से अपना काम कर रहा है और अगर जरूरत पड़ती है तो राज्य का कोई कर्मचारी भी वहां तैनात कर दिया जाए। नहीं, ये जो आदमी मतलब जो आप देख रहे हैं टेरेस के ऊपर से जा रहे हैं, टेरेस क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में बताइए। सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए थे ना, क्या हुआ बताइए। ये कल से झूठ बोल रहे हैं। आप लोग गए थे, क्या हुआ बताइए संजय जी। अरे स्टेनो से डिप्टी डायरेक्टर बने आप। संजय जी मैं पूछ रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, आप दयानाथ जी झूठ बोल रहे हैं कल से। ये सुनिए, इलेक्शन कमीशन के लिए झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको जानकारी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। सुनिए ना, आप स्टेनो से आपको रेजुलेशन भी मालूम नहीं, आप बड़े बात मत है। स्टेनो से डिप्टी डायरेक्टर। मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ संजय जी। आपको जवाब हम नहीं। संजय जी मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ संजय जी, मेरे सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मेरे सवाल का भी जवाब बोलिए जवाब बोलिए ना। मैं पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट जयमालो बागची और पीएस नरसिम्हा बांझ जो बोला है वहाँ सेंट्रल कर्मचारियों के साथ में स्टेट कर्मचारियों भी रहेंगे, दोनों एक साथ में रहेंगे, ये बोला। और क्या झटका लगा, फटका लगा? कौन सा झटका, कौन सा फटका? आपको कान में, हमको नहीं आता। हम पूछे जो बंदे ऊपर टपक के जा रहे थे स्ट्रांग रूम के अंदर में, वो कौन था? इसके बारे में चुनाव आयोग कुछ बोला है? एक अधिकारी रहेगा गाइड करने के लिए, बाकी सारे ऑब्जर्वर हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर। भाई आप एक स्टेनो से डिप्टी डायरेक्टर बना है, स्टेनो में से एक एलडीसी होता है, उसको यूडीसी होता है, उसके बाद ऑफिसर असिस्टेंट होता है, उसका ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, सेक्शन ऑफिसर होता है। तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो तुम। मैं गस्टेड अफसर। हम पागल नहीं, तुम पागल हो यार। हम पागल हम नहीं है, तुम नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दुकानदार हो गए, मैं ऑफिसर था। नहीं गलत है ये, ऐसे इस तरीके से नहीं डिबेट कर। डायरेक्टर बने हैं भाई। डॉक्टर निखिल, डिप्टी डायरेक्टर क्या होता है? ज्वाइंट डायरेक्टर था मैं, ज्वाइंट डायरेक्टर था। पहले यही पता कर। उसके बाद जो डायरेक्टर होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर उसको अरे ज्वाइंट डायरेक्टर होता है। झूठ बोलने का काम है, टोटल झूठ बोलते हो। हम यहाँ पर नहीं आना है, करेक्शन करो, झूठ बोलते हो, डिप्टी डायरेक्टर बना है आप, झूठ बोलते हो। संजय सरकार रुक जाए एक सेकंड। ज्वाइंट डायरेक्टर संजय जी रुकिए, संजय जी रुकिए तो सही। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल। अरे रुकिए ना, अरे सारा सिस्टम झूठा है, सारा सिस्टम गलत है। इसको कुछ पता नहीं। मेरी बात तो सुन लीजिए क्या साहब। संजय जी मेरी बात सुनिए, संजय जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड आ रहा हूँ। हमको मत सिखाओ अमीन साहब मैं आ रहा हूँ, लेकिन संजय जी मेरी एक बात का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इससे पहले 3 बार आप लोग चुनाव जीते, इससे पहले 3 बार आप लोग चुनाव जीते। उस वक्त कभी ऐसा नहीं लगा कि स्ट्रांग रूम, इलेक्शन कमीशन, सुरक्षा कर्मी जो तैनात हैं उन पर आप लोगों ने इतना सवाल किया हो, सड़क पर उतरकर आप लोग धरने पर बैठ गए हो, स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ गए हो। आप लोगों को तब लगता था कि हम जीत रहे हैं, आज आप लोगों को लग रहा है क्या कि आप हार रहे हैं, इसीलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए हमने ठीकरा फोड़ना है, चाहे इलेक्शन कमीशन पर फोड़िए, ईवीएम पर फोड़िए। हमने जो शिक्षा लिया है महाराष्ट्र को देख के, हरियाणा को देख के, बिहार को देख के, क्यों भारतीय जनता लोकतांत्रिक उपाय में तो जीत नहीं सकता, लेकिन लूटतांत्रिक उपाय में भारतीय जनता पार्टी 100% जीत सकता है। अभी ईवीएम लूटने का कोशिश में है, ईवीएम लूट के जीत न सके, वो उसको 50 सीट आने वाला नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस ब्रांच अमित शाह के दफ्तर में जो पड़ता है आईबी, उसने ऑलरेडी खबर दे दिया है। ये ईवीएम का ना आप लोगों का रोना, ईवीएम का रोना आप लोगों का कब खत्म होगा भाई? इसी ईवीएम से आप लोग इससे पहले वाले चुनाव में भी जीते ना, उससे पहले वाले चुनाव में भी इसी ईवीएम से जीते। ये बैलेट वोट का आप लोग रो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के साथ डकैती के साथ जिताने का कोशिश कर रहा है। आपको लोकतंत्र को जो डकैती कर रहा है, डकैती को रक्षा करने के लिए झांसी के रानी माँ दुर्गा, संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, रास्ता में आकर लड़ाई कर रहे हैं। कुछ आता नहीं, बोलिए रुक जाइए। मोहम्मद अमीन बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि कल से ये झूठा अपना वीडियो दिखा रहे हैं। एक्चुअली क्या था, सब मैं काफी चैनल पे बता भी चुका हूँ और फिर इनको भी पता है, ये हमारे साथ चैनल पे थे। ये झूठ बोलते हैं और मुझे डिप्टी डायरेक्टर बताते हैं और हमारी पोस्ट के बारे में इनको कुछ पता नहीं है। नंबर 1।
नंबर एक, ये जो बात थी पोस्टल बैलेट की थी, जो हमारे पोस्टल बैलेट आते हैं अधिकारियों के या जो बाहर काम कर रहे हैं बंगाल से बाहर या बंगाल के अंदर ड्यूटी पे हैं, उनके पोस्टल बैलेट का सॉर्टिंग आउट होता है। क्यों? क्योंकि जिला अधिकारी के नाम आते हैं, वो चुनाव अधिकारी होता है, उसके बाद में ये SDM रैंक के डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर 7 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसके लिए इनको टाइमली सुबह 10:40 पे मैसेज दिया गया, व्हाट्सएप किया गया, साथ में फोन किया गया, साथ में इनको लेटर भी भेजा गया इनके पार्टी के ऑफिस के कि कोई अपना ऑथराइज आदमी भेजिए। लेकिन इनका जो आदमी आया वो आया 5 बजे, 4 बजे बुलाया गया था। तो काम तो इलेक्शन कमीशन नहीं रोकेगा झा साहब। तो क्या हुआ कि वहां पर जो भी हमारे पार्टी के लोग होते हैं, अगर मिनिमम 2 पार्टी के लोग आ जाते हैं, उनसे साइन करा के काम को शुरू किया जाता है। इनके चक्कर में कोई काम डिले नहीं करेगा, सिर्फ इनको काम झूठ बोलना है, इलेक्शन के ऊपर चार्ज लगाने हैं, इलेक्शन को बदनाम करना है अधिकारियों को। आज ये परेशान हो रहे हैं, इनको हाई कोर्ट से झटका लगा, इनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा आज इस बात का कि ये केंद्रीय कर्मचारियों को बेईमान बताते हैं, कहते हैं बीजेपी के लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनका काम है इलेक्शन कमीशन को कहना मोदी कमीशन, शाह कमीशन, इसी तरह करते हैं ये। पिछली बार जब ममता बनर्जी बाई इलेक्शन जीती थी, पहला इलेक्शन हार गई थी, उसके बाद से 4 साल नहीं बोली हैं कैमरे पर कहीं भी, इलेक्शन कमीशन की बुराई नहीं की। अब इलेक्शन कमीशन हर मामले में ये झूठ बोलता है, इस तरह से बात है। पैरामिलिट्री फोर्सेस कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। चुनाव कैसे होगा, काउंटिंग कैसे होगी, वोटर लिस्ट कैसे बनेगी, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, किसी पार्टी का नहीं है। पार्टी का काम अपना इलेक्शन लड़िए, एक बड़ी बात और जनता का काम करिए, वो आपको वोट देगी। यही ईवीएम और यही केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पूरे देश में चुनाव होता है, और हर राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है अभी तक। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है या फिर दूसरी पार्टियों की गठबंधन की सरकार भी। सवाल यह है कि अगर बीजेपी की मंशा है कि वो ईवीएम में गड़बड़ी करके, हालांकि गड़बड़ी होती है ईवीएम में, कोई प्रूव नहीं कर पाया, बार बार ये चैलेंज किया गया, इनवाइट किया गया राजनीतिक पार्टियों को कि अगर आप लोगों को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आइए उसको प्रूव करके दिखाइए, कोई नहीं पहुंचता है। अब सवाल ये है डॉक्टर निखिल कि आप लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी माहौल बना रही है। ममता बनर्जी क्यों माहौल बना रही है? ममता बनर्जी को क्या जरूरत है माहौल बनाने की? चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, अब तो नतीजों की बारी है। और ममता बनर्जी अगर परेशान है, अगर वो स्ट्रांग रूम और कह रही है कि जहां पर काउंटिंग होगी वहां पर निगरानी रखनी है, तो उनको लग रहा होगा ना कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखिए, जो तृणमूल का जो एक तरह से इलेक्शन का जो रिगिंग का जो तंत्र है, वो चुनाव करवाने से लेकर के काउंटिंग तक जो है, उसमें कई ऐसे तत्व हैं जो कि उसमें सम्मिलित है, समाहित है। काउंटिंग जो शुरू में जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसको लेकर के तो सभी जानते हैं, जिस तरह से बूथ जैमिंग करना, सोर्स जैमिंग करना, मतदाताओं को डराना धमकाना, वो सब चला नहीं इस बार। अब आइए काउंटिंग पर पिछली बार 30-40 सीटें ऐसी थी जो कि एनोमैलस काउंटिंग की वजह से हम लोगों को हारना पड़ा। और काउंटिंग में क्या होता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं, इनको वो लोग धमकाते हैं कि तुम्हारी पोस्टिंग वहां कर देंगे, ऐसे जंगल में भेज देंगे, और उन सब, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी पूरी तरह मानसिक रूप से हमारे साथ ही हैं। लेकिन ये चूंकि मामला इलेक्शन कमीशन और तृणमूल की सरकार का था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको वो डरा था, उनको उनका हाथ मरोड़ सकते हैं, उनको धमकी दे सकते हैं ट्रांसफर की, तो वो लोग चाहते थे कि उनके माध्यम से रिगिंग करवाना, जैसा कि पिछली बार करवाए। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी रहेंगे, धारा 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के पास एडवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल पावर्स होते हैं। और इसमें जो कपिल सिब्बल की दलीलें इसलिए नहीं चली, और इस तरह से बार बार हर दूसरे तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट जाना और इलेक्शन कमीशन के तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए, इतनी हिंसा होती थी 2023 में पंचायत चुनाव में, कम से कम 70 लोग मारे गए, यहाँ एक व्यक्ति भी नहीं मारा गया। इसका कष्ट तृणमूल कांग्रेस को क्यों है कि यहाँ पर जो हमारे बंगाल के लोगों की मौतें नहीं हुई, वो लोग अस्पताल में नहीं भर्ती हुए, उनका सर नहीं फूटा, हाथ नहीं टूटा। अरे इतना अच्छा चुनाव हुआ, लोगों ने अपने मन से, अगर आपको मतदान किया हो तो आप विजयी होंगे, बिल्कुल बेशक विजयी होंगे। अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया है, मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं। अगर जनता ने आपका वर्ण किया होगा तो उस वर्डिक्ट का भी हम स्वागत करेंगे। हम ये नहीं कहने जाएंगे कि इसमें रिगिंग हो गया ये, लेकिन कम से कम जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसकी शुचिता को बनाए रखिए। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज में विभेद करके आप उनका अपमान कर रहे हैं, दोनों का अपमान कर रहे हैं।
क्या स्टेट गवर्नमेंट आपके पिट्ठू है जो एम्प्लॉयज आपके लिए कर देंगे? चूंकि आप उसको धमका सकते थे और कि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, तो उनके माध्यम से रिगिंग करवाना चाह रहे थे। आज की डेट में तो आप जिस तरह की आईपैक की बात हुई, आईपैक में आप जाके धमके वहां से फाइल ले लिया, क्यों? हो सकता है कि आपकी कल ही खुलने वाली हो। तो आपके एक्शन से पता चलता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। अब चुनाव संपन्न हो गया, एक माहौल बनाने के लिए ग्राउंड से फीडबैक आ रहा होगा कि हमारे हाथ से अब सारे जमीन खिसकने वाली है, इसलिए अब काउंटिंग प्रोसेस पर कब्जा करो। जी ठीक है। निखिल जैन, कई राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है, कहीं गठबंधन की भी सरकार है, दूसरी पार्टियों की सरकार है। अगर बीजेपी हर बार खेला कर लेती है तो 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें घटती नहीं, 300 के पार चली जाती। दूसरी बड़ी बात यह कि इस बार चुनाव पश्चिम बंगाल में पिछले जो चुनाव होते थे उन चुनावों से थोड़ा अलग हुआ, सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा रही, मारकाट नहीं मची, हो हल्ला बवाल हंगामा हुआ लेकिन मारकाट नहीं मची। तो क्या इस बार दीदी को इस बात का डर सता रहा है कि जो पारंपरिक तरीके से जैसे उनकी पार्टी चुनाव लड़ती रही है, जीतती रही है, वो नहीं हुआ है, इसलिए लॉस हो जाएगा? विद्यानाथ जी, कई सारी बातें हैं इसमें। आपने कहा कि कांग्रेस की और विपक्षी दलों की और कई राज्यों में भी सरकारें हैं, और यही तर्क हमेशा बीजेपी देती है जब आरोप लगता है कि चुनाव आयोग उनके पक्ष में धांधली कर रहा है। देखिए, इसमें एक बात हमेशा कहता हूं, चोर भी अगर घर में आता है ना, तो घर का एक एक चम्मच, गाड़ी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सब कुछ नहीं लेके जाता है। तो ये कहना कि चुनाव, अगर बीजेपी और चुनाव आयोग पक्षपाती रूप अपनाता है, बीजेपी का समर्थन करता है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि देश का हर निकाय, राज्य और केंद्रीय चुनाव पूर्ण तौर से बीजेपी को ही जीतना चाहिए, हर सीट बीजेपी को ही जीतना चाहिए। इतनी बेवकूफ जनता नहीं है। जनता समझती है कि इस लेवल की धांधली नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कोई मारकाट नहीं मची है। ये बहुत दिनों से ना चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर भ्रांतियां फैला रहे हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत ही पीसफुल चुनाव हुआ है। सच्चाई ये है कि 2021 में 90,000 केंद्रीय बलों की तैनाती थी, इस बारी 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती थी। चुनाव की प्रक्रिया चलते हुए पिछली बारी 5 लोगों की हत्या हुई थी, इस बारी भी एक व्यक्ति की हत्या हुई है। देवदीप भट्टाचार्य उनका नाम है, 43 साल के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिनको उनकी बीवी और उनके बच्चे के सामने मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। टीएमसी के कैंडिडेट्स के गाड़ियों पे पथराव हुआ है, बीजेपी के कैंडिडेट्स की गाड़ियों पे पथराव हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स को भगा भगा के मारा गया है, मल्टीपल जगह वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए हैं, डेथ्स के इंसिडेंट्स कम हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। तो ये तो भ्रांतियां चुनाव आयोग को ना फैलाने दें। दूसरी बात एक ये कही जा रही है कि किस तरीके से फर्जी वोटिंग नहीं हो पा रही। ये भाजपा के मित्र से पूछे कि अगर कोई फर्जी वोटिंग नहीं हो रही तो इनके जो कैंडिडेट्स और इनके जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव आयोग के पास 77 कंप्लेन क्यों लेके गए हैं कि ईवीएम में टैंपरिंग हुई है। ईवीएम टैंपरिंग की 77 कंप्लेन्स चुनाव आयोग को भाजपा ने दी हैं, और आज भाजपा कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हाँ, टीएमसी ने भी अपने आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम में लोग चले गए और उसमें लोग नहीं घुसे। अमीन साहब बता रहे हैं कि नहीं, पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ था। मैंने तो चुनाव आयोग की कॉन्फ्रेंस में ये वाला पार्ट तो सुना नहीं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स टाइम पे आए। सालों की तुलना में ये नगण्य है। 55 जाने, 55 से 70 जाने गई, पास जाऊंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, 17 जाने गई। आप क्या ये कह रहे हैं, कम से कम 25 जान जाने का एवरेज है हर बार, उसकी तुलना में एक भी जान जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखिए, गांव के गांव खाली कर दिए जाते, लोगों के घरों में आग लगा दिए जाते थे, चुनाव शांतिपूर्ण और बिना हो हंगामे मारकाट के होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, निखिल जैन सुनिए तो सही, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि टेम्परिंग हुई है, आपने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो छेड़खानी हुई है? मैं जवाब दे देता हूं उसका। बीजेपी ने शिकायत की। बीजेपी ने तो शिकायत इसलिए की ना कि कई जगह ईवीएम पर टेप चिपका दिए गए, बीजेपी का जहां पर बटन था वहां पर टेप चिपका कई जगहों पे, इसलिए बीजेपी ने शिकायत की है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ईवीएम में टेम्परिंग हो रही है, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार बन रही है वहां पर भी टेम्परिंग करके क्या सरकार बन रही है? या दूसरी विपक्षी पार्टियों की जहां पर सरकार बनी है वहां पर भी टेम्परिंग होती है? इस बार अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं तो आप लोग टेम्परिंग करने में कामयाब हो गए क्या? विद्यानाथ जी, आप ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ईवीएम टैंपरिंग के आरोप तो बीजेपी लगा रही है। उनसे पूछिए कि हरियाणा में चुनाव बनी तो ईवीएम टैंपरिंग से बनी, बिहार में बनी तो क्या ईवीएम टैंपरिंग से बनी, महाराष्ट्र में बनी तो क्या ईवीएम टैंपरिंग से बनी?
ये सवाल आप उनसे पूछिए ना, ये बड़ा सही है। बीजेपी अगर चुनाव आयोग पे पक्षपात के या ईवीएम टैंपरिंग के या चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी निकालती है तब भी सवाल विपक्ष से, विपक्ष अगर कंप्लेन करे तब भी सवाल विपक्ष से। आपको एक मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग ही सर, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि किसी भी राज्य का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, आप लोग चुनाव शुरू होने के साथ ही ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। निखिल जैन, ईवीएम का रोना, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आज आप लोगों के लिए ईवीएम क्लीन चिट है? आप लोग ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार नहीं बन रही है और आप टीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी ही कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। विद्यानाथ जी, जब से राहुल जी ने वोट चोरी, एक सेकंड, जब राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त 2025 को जिस दिन वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, समूचा विपक्ष एक बात समझ चुका है कि चुनाव में जो आज की तारीख में धांधली हो रही है वो ईवीएम से नहीं, वो इलेक्टोरल रोल से हो रही है, एक पक्षपाती चुनाव आयोग से हो रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर आज तक कोई भी विपक्षी दल, खासकर की कांग्रेस पार्टी, ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगाती, चुनाव आयोग पे लगाती है। लेकिन यहां पर भाजपा चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे, प्रक्रिया पे, हर चीज पे आरोप लगा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जहां जीत रही हैं तो वो या तो बीजेपी के रहमो करम पर जीत रही है या चुनाव आयोग के रहमो करम पर जीत रही है। आप लोगों का वहां पर कोई लेना देना नहीं है, जनता वहां आपको नहीं जिता रही। धांधली का मतलब ये नहीं होता विद्यानाथ जी कि आप एक एक सीट के एक एक मत की धांधली कर लेंगे। देखिए, थोड़ी गड़बड़ी अगर किसी, इतना हम सब समझते हैं, दर्शक भी समझते हैं, कोई गड़बड़ी करता है तो 2%, 5%, 8% तक कर लेगा। 100% की गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी हमेशा क्लोज कॉल सीट्स पे ही करी जाती है, जहां पर 2000 के मार्जिन से एक कैंडिडेट जीत रहा है तो 2 बूथ के वोट काट दिए, 2 ईवीएम को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, कुछ पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग नहीं करी। इस तरीके से चुनाव में गड़बड़ी होती है। ये नहीं होता कि सारे वोट। निखिल जैन जी, सवाल ये है, हिमाचल में सुप्रिया सत्यम कुछ कहना चाह रही हैं। सुप्रिया, तेलंगाना मैं निखिल जी की बातों को ही आपके पास रख रहा हूं और उनके सवाल को भी आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन एक बात मैं ये जोड़ दे रहा हूं कि निखिल जी कह रहे हैं कि 8 से 10%, 2-4% कहीं ऊपर नीचे कर दिया जा सकता है अगर टेम्परिंग करके होगा भी तो। दीदी तो 226 सीट जीतने का दावा कर रही हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी की 50 सीट नहीं आने वाली है। फिर इतनी परेशानी क्यों, फिर इतनी चिंता क्यों, फिर सड़क पर आकर बैठना, धरना देना, स्ट्रांग रूम के बाहर आकर 4 घंटे तक बैठना? क्या ये प्रोपेगेंडा है? क्या ये एक माहौल बनाने की कोशिश है कि अगर इस बार सत्ता हाथ से निकल जाती है तो हम बताएंगे कि देखो बीजेपी ने बेईमानी कर ली, हम कहेंगे कि देखिए इलेक्शन कमीशन ठीक तरीके से चुनाव नहीं करा सकता है, हम कहेंगे कि जो सुरक्षा कर्मी केंद्र की तरफ से भेजे गए थे उन्होंने बेईमानी कर ली? देखिए, इतिहास रहा है इनका कि अगर इनका इतिहास रहा है कि पॉलिटिकल ड्रामा दीदी का इतिहास रहा है। आपको शायद पिछला इलेक्शन याद हो, आप वहां थे भी मेरे ख्याल से इलेक्शन में, तो इन्होंने व्हील चेयर वाली ड्रामा किया था कि मेरा पैर टूट गया, तो सिंपैथी वोट लेने का। जब इनको जरूरत पड़ती है तो जाके मंदिर में घंटा भी बजा देती है, जब मन करता है तो कलमा भी पढ़ लेती है। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा का इतिहास ममता दीदी का बहुत पुराना रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है विद्या जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा, आपने सुना होगा, स्कूल में फेल करने वाला होता है, उसको पता होता है कि मेरी एग्जामिनेशन अच्छी नहीं गई है, तो घर में आके तरह तरह के बहाने बनाना शुरू करता है कि टीचर अच्छे नहीं थे और तमाम तरह की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है ये सारा प्रोपेगेंडा, सारी जो अभी पूरा एक जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि दीदी को पता है कि इस बार परिवर्तन हो गए और ये जानती है कि माँ माटी और मानुस का जो उन्होंने एक तगमा लटकाया था, जो लोगों को सपना दिखाया था, वो सपना कहीं ना कहीं टूटता है। और जो सोनार बांग्ला को था, लोग पूछ रहे हैं, आज वोट मांगने जा रही हैं तो लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि इतनी मारकाट, इतनी धांधलेबाजी, इतनी कटमनी, इतना भ्रष्टाचार, तो लोग अब त्रस्त हो चुके हैं इन तमाम चीजों से। तो लोगों को कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहिए। इसलिए कहा जाता है, जब आप ग्राउंड पे होते हैं, आप अभी भी मेरे ख्याल से बंगाल में है, तो आप वहां पे साइलेंट वोटर, तो इस बार साइलेंट वोटर जो है, जो शायद कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से वो कैमरे के आगे बोल के जाएंगे, वैसे उनके घर में उनकी बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक होगा, उनको मार दिया जाएगा। तो आप जो ये साइलेंट वोटर है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार खुल के सामने आ रहा है और उनको परिवर्तन चाहिए, क्योंकि बंगाल बदहाल है, बंगाल की हालत बहुत ही खराब है और बंगाल को परिवर्तन चाहिए। विद्या, ठीक है। अमिन साहब, एक सवाल जो निखिल जैन जी ने उठाया उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने 70 से ज्यादा शिकायतें की हैं टेम्परिंग को लेकर, धांधली को लेकर।
तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि ये जो शिकायतें हैं इसका मतलब ये है कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, बीजेपी का वोट टीएमसी को और टीएमसी का वोट बीजेपी को जा सकता है? क्या ये मान लिया जाए कि ये जो टेम्परिंग की बात या फिर धांधली की बात जिसकी शिकायत बीजेपी ने की है, जिसका जिक्र निखिल जैन कर रहे हैं, इसके जरिए कोई चुनाव जीत सकता है या किसी को चुनाव हरा सकता है? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि कल आपने देखा होगा चुनाव के बाद कि वहां पर रीपोलिंग की भी ऑर्डर हो गए हैं 15 जगह पर, और फाल्ता का भी शायद रीपोल होना चाहिए, वहां पर भी बहुत शिकायतें मिली थी। आप देखिए, क्लियर कट बात है कि जो वहाँ के लोकल अधिकारी हैं उनके हाथ में मशीन दी जाती है कि आप चुनाव कराइए, प्रिसाइडिंग अफसर। ये प्रिसाइडिंग अफसर की जिम्मेदारी है कि किसी तरह की उसमें छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन टेम्परिंग का मतलब क्या है कि उन्होंने जो कमल का निशान था उसके ऊपर उन्होंने टेप लगा दिया कि जो वोट करने वाले हैं वहां पर दबे नहीं बटन का और कोई और का टीएमसी का दब जाए और जो भी पार्टी का दब जाए। लेकिन इन्होंने इस तरीके से खुलेआम बेईमानी की है कि मशीनों के अंदर कोशिश की। करने वाले कौन थे? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसी स्टेट के हैं। इसीलिए आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन इन सब बातों को देखते हुए रिपोल करा ही रहा है वहां पर, और साथ में ये भी है कि वो अपने सेंट्रल ऑब्जर्वर भेज रहा है। जैसा कि मैं भी गया था फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जब कोई सेंसिटिव होता है तो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टर रैंक का आदमी वहां पर जाता है इस बात को, चाहे काउंटिंग की बात हो, चाहे इलेक्शन की बात हो, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी अधिकारी जाते हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर बोलते हैं उनको। तो यहाँ पर जो हुआ है, इसीलिए आप देखिए ये गई है इस बात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के लिए कि वहाँ यहाँ काउंटिंग में ना आए, क्योंकि जो धांधली करनी थी कर दी, उस पर रिपोल करा दिया इलेक्शन कमीशन ने। चूंकि हमारे ऑब्जर्वर वहां देख रहे थे, मनोज अग्रवाल जो वहां पे हमारे सीईओ हैं, उन्होंने उनकी रिपोर्ट वहां पर भेजी, और भेजने के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि 15 जो हमारे पोलिंग स्टेशन थे उन पर रिपोल हो। मुझे लगता है फाल्ता का भी होने वाला होगा, आ जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप ये देखिए कि कितनी हठधर्मी है इन लोगों की और बदतमीजी है कि आप मशीनों के ऊपर जो है टेप लगा रहे हैं। तो जब अधिकारी इसीलिए लगाए गए हैं कि कोई काउंटिंग के टाइम कोई इसी तरह की वो गड़बड़ी ना हो, इसीलिए टीएमसी ने ड्रामा किया। ड्रामा करके चीफ मिनिस्टर चली गई। आप मुझे बताइए क्या पीएम या सीएम की अथॉरिटी है वहां पर हमारे जो स्ट्रांग रूम में जाने की, वहां पर कोशिश की जाने की? जा तो नहीं सकते ये वहां पर। लेकिन कहने का मतलब धरना दिया इन्होंने वहां पर रात को। मैं एक चैनल पर रात को 12 बजे था उस दिन, और ममता बनर्जी वहीं सेंटर पर रही हैं। क्या ये कैंडिडेट हैं, चाहे हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे किसी स्टेट पार्टी का हो रजिस्टर्ड, चाहे सेंट्रल पार्टी का हो, ये सब कैंडिडेट हैं। आज भी ममता बनर्जी एज ए कैंडिडेट है असेंबली की, वो सीएम नहीं है। वो भूल जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन के दायरे में आएंगी तो वहां पे वो सीएम है, सीएम नहीं है। वहां पे सिर्फ एक कैंडिडेट है पार्टी की, और उनको बिहेव उस तरह करना चाहिए। ये सिर्फ जा सकती हैं अपने एरिया में जहां से ये इलेक्शन लड़ रही हैं। जिस दिन काउंटिंग होगी उसकी सुपरविजन है, घूम घूम के देखेंगे। जैसे कि इलेक्शन में जब पोलिंग हो रही तो अलाउड होता है कैंडिडेट, लेकिन ये कहना कि मशीनों से छेड़छाड़ करेंगी, यहाँ घुसेंगी, यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगी, वो नहीं। ठीक है मोहम्मद अमीन, हो गया इलेक्शन। सर मैं आऊंगा लौट के। हमारे लगे हुए हैं। मेरा बहना, जब आपको जन्म नहीं हुआ ना तब तक ममता बनर्जी एमपी बन चुकी थी, ठीक है ना। आज बीजेपी जब बंगाल में आते हैं तो बंगाल में पूछे 2 करोड़ नौकरी कहा गया, 15 लाख कहा गया, कालाधन कहा गया, अब सोनार भारत क्यों बना नहीं पाया? बंगाल का दीदी ने कहा दिया एक बच्चे जन्म होता है तो उसको शिशु साथी देते हैं, शिशु साथी देते हैं, खाद्य साथी देते हैं, सबूत साथी देते हैं, कन्याश्री दिया, सुनिए ना, 10 लाख रुपये स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया है, किसान बीमा 5 लाख रुपया दिया है किसान को, किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपया दिया है, किसान को किसान मंडी दिया है, मजदूर को मजदूर बीमा दिया है, मजदूर को मजदूर बीमा दिया है, सुन लीजिए, और मजदूर को नौकरी दिया है। आज जिंदल जैसे कंपनी बंगाल में काम कर रहा है, बंगाल में काम कर रहा है। पहले 2011 में 500 आईटी कंपनी थी, आज 2600 आईटी कंपनी है, लगभग 20 लाख आदमी काम कर रहा है। आज आईटी वाला कंपनी बंगाल में 80,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट कर चुके हैं, 80,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बंगाल है, बंगाल देश का मेडल भी है, मॉडल भी है, देश का मेडल भी है, मॉडल भी है। आप बंगाल से नहीं, सोनार भारत बना दिया नरेंद्र मोदी ने, सोनार भारत बना दिया। कितना नौकरी दिया है, कितना गवर्नमेंट नौकरी दिया है। आज सरकारी वैकेंसी है 1 करोड़ 55 लाख, लेकिन 1 करोड़ 55 लाख
सुनार भारत पर सवाल तब उठाइएगा ना जब आप केंद्र में, सर आप सुनार भारत पर सवाल तब उठाइएगा जब केंद्र, सर एक मिनट सुन तो लीजिए संजय जी, सुनार भारत की बात तब कीजिएगा ना जब देश का चुनाव होगा। अभी बंगाल का चुनाव है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि सोनार बांग्ला का क्या हुआ। सोनार बांग्ला, लेकिन बात अब सोनार बांग्ला से आगे निकल गई है, माँ माटी मानुष से आगे निकल गई है। अब तो सवाल ये है कि जब आप लोग 226 सीट जीत ही रहे हैं, ममता दीदी कह ही रही है कि 226 सीट हम जीत रहे हैं 26 के चुनाव में, बीजेपी 50 सीट तक नहीं पहुंचेगी। दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, आप दोनों का ऑडियो डाउन है। एक एक करके बोलना है, एक एक करके बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। अब मैं ऑडियो खुलवा रहा हूं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मत बोलिएगा। संजय सरकार, आपसे मेरा सवाल है कि आप सोनार भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन सोनार बांग्ला लोग आज पूछ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ ना भाई, लोग कह रहे हैं कि अब नतीजे आने वाले हैं। अब नतीजे से पहले जो पूरा ड्रामा चल रहा है, सियासी ड्रामा, इस ड्रामे का क्या करना है और क्यों करना है, इसका क्या मतलब है? अब जो होना है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है। सवाल ये है कि जब 226 सीट आप जीत ही रहे हैं संजय जी, सर सुनिए तो सही, जब 226 सीट आप जीती रहे, 50 सीट बीजेपी जीत नहीं पाएगी, तो फिर ये ड्रामा क्यों, सुनिए आपको ये हंगामा क्यों? आप सोनार बांग्ला से सुन लीजिए, आपको गाल जितना अच्छा नहीं है ना, कल्याणी एक्सप्रेस है उस पर अच्छा रास्ता है, आप जाके घूम के आइए कल्याणी एक्सप्रेस के ऊपर से, आपको गाल जितना सुंदर नहीं है। आपको गाल में शायद इधर उधर हो सकता है, लेकिन कल्याणी एक्सप्रेस में वो चीज नहीं है। आपको मैं बता दो, ये सोनार बांग्ला का नमूना है। और रह गया ना लोकतंत्र में जो डकैती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे हैं ना, ये लोकतंत्र का डकैती रोकने के लिए, और लोकतंत्र को बंगाल से रक्षा का आवाज उठ रहा है, देश भर ये आवाज चलेंगे, और लोग डकैती करके नहीं, इसको लोकतंत्र को मतलब लोकतांत्रिक उपाय से जीतने नहीं चाहते, लूटतंत्र उपाय से जीतने चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जीते, हरियाणा में जीते, बिहार में जीते, तो ये शुरू हो गया। जीडीपी बंगाल का था, तो देश में 10.6% का कॉन्ट्रीब्यूशन था, बड़ा गड्ढा जहाँ पर और अब 5.3% का हो गया। सहारनपुर से उत्तराखंड 1960-61 में जब पर कैपिटा इनकम जो थी नेशनल एवरेज से 22 रुपया ज्यादा था, और यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है तो 17 रुपया कम हो गया। 12 घंटे तक इसी सोनार बांग्ला में आरजी की घटना होती है, इसी सोनार बांग्ला में जो बंगाली महिलाओं को और यूपी में 12 अस्मिता लूटी जाती है। डॉक्टर निखिल रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिएगा फिर बोलिएगा। नहीं, इनका तो कंप्लीट नहीं हो रहा। बंगाल में संजय जी वक्त कम है, जल्दी से कंप्लीट। यूपी में 12 घंटा बिजली नहीं रहता, बंगाल में 12 मिनट बिजली नहीं जाता है। सहारनपुर में हम जाके देखे 12 घंटे बिजली नहीं रहता यूपी में। रास्ता का गड्ढा मुख्यमंत्री बोलते हैं सहारनपुर का लोग इसको, जो उत्तराखंड में रास्ता जो गया है। मैं आपको नमूना बता देता। मैं कह रहा हूं कि आपने जब इतना बढ़िया सोनार बांग्ला बना दिया है, 226 सीटें आ ही रही हैं, तो ये सियासी हंगामा क्यों, ये बवाल क्यों, ये धरना क्यों, ये प्रदर्शन क्यों? ये दीदी सड़क पर घूम घूम कर अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को क्यों कह रही हैं कि निगरानी जरूरी है? नमूना बता दिया आपको भाई साहब। जवाब देना चाह रहे हैं आप डॉक्टर निखिल, जल्दी से जवाब दीजिए, अब वक्त कम है। प्लीज संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए। इसी सोनार बांग्ला में आरजी कर जैसी घटनाएं होती है। इसी सोनार बांग्ला में बंगाली महिलाओं को रात में 12 बजे बुलाकर के पीठे बनाया जाता है, शाहजहां शेख जैसे लोग। इसी सोनार बांग्ला में दुर्गापुर रेप कांड होता है। इसी सोनार बांग्ला में जो कौशबा जो है सो लॉ कॉलेज है उसकी घटना होती है। इसी सोनार बांग्ला में 40 लाख लोगों का पलायन होता है। इसी सोनार बांग्ला में 30 लाख नौकरियां जाती है। इसी सोनार बांग्ला में जो 20 लाख लोग हैं जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं या उनके परिजन हैं, उनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलता है। इसी सोनार बांग्ला में राष्ट्रपति महोदया का अपमान होता है। इसी सोनार बांग्ला में जो है चाय बागान है वो पूरी तरह से सिख पड़े हुए हैं। इसी सोनार बांग्ला में जो है जितने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं। इसी सोनार बांग्ला में हर चुनाव में जो है कम से कम 25 से 30 लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंगाल में क्या दीदी को इस बात का सच में डर सताने लग गया है कि इस बार जिस तरीके से चुनाव हुए हैं उससे मामला गड़बड़ा गया है और इसीलिए दीदी परेशान है। हालांकि बीजेपी ने भी कहा है कि निगरानी हम भी करेंगे, तो दोनों तरफ से तनातनी अभी भी है, जबकि वोटिंग हो चुकी है, दोनों चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब 4 तारीख को नतीजे आने, लेकिन उससे पहले भी पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवभारत।